की फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल कॉलेज, साथ में विजय जी सर लॉ कॉलेज प्रिंसिपल सिविल और गोविंद जी के मंचासीन हमारे समाज के बंधु रामलाल जी, कैलाश जी, अर्जुन जी, सूर्याराम जी और रवि भाई, सभी का इस उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज जो इस पुस्तकालय का उद्घाटन करने का और जो बीड़ा उठाने का जो दायित्व हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी 8-10 युवा है उन्होंने ये उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रयास है। मील का कदम साबित होगा ये। इन्होंने जो प्रयास किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। जब मैंने सुना तो यथाशक्ति इनको मोटिवेट करने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमें इसके आगे क्या सोचना है कि छात्रावास और जो धर्मशाला बन गई है इन प्रपंचों से उसमें आपको आगे बढ़ना है। नियमित रूप से जो भी विद्यार्थी यहाँ पर प्रवेश लेते हैं आपको पढ़ाई 8-10 छात्र अगर यहाँ से निकल जाते हैं और सफल हो जाते हैं तो उनका प्रयास भी योग्य होगा करके आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा, जैसे युवा बैठे थे आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र के सभी है, रॉय भेद और प्रज्ञा जो दोनों युवा यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं विशेष इन युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपना जो ये छात्रावास जो नाम दिया था वास्तव में उसकी उपयोगिता आज 0 है। छात्रावास का रूप ही नहीं है। पहला ये पुस्तकालय शुरू करके छात्रावास का रूप देने जा रहे हैं। समाज के पास पैसे भी खूब है, लेकिन इस पंचायती के जो जितने भी कारनामे हो रहे हैं वो हमको युवाओं को एक बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आप मेरी इस बात को गौर से सुनना। वास्तव में युवाओं को आबू पिंडवाड़ा के 2 ग्रुप में बांटने का एक प्रयास चल रहा है। पंच पटेलों के लिए नहीं है, अपने को पैरों पे खड़ा होना है। समाज का अगर परिचय होगा वो आपके नाम से होगा। और हम जितने भी युवा है पूरे क्षेत्र में, मैं कह रहा हूँ आबू पिंडवाड़ा के, अपन 200 लड़के पढ़ेंगे, एक दूसरे को देखकर उसमें कंपटीशन की भावना होगी। और 200 पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ 5-10% 20 लड़के हर साल निकलेंगे। और अगर 10-20 लड़के भी हर साल निकल गए तो वास्तव में आने वाला समय अपना होगा। तो आप यूनिटी से सभी मिल करके एक नया संगठन बनाए आबू पिंडवाड़ा युवाओं का, और उसमें 40 से कम वाले रहे जो कंपटीशन तैयारी करे, जिनमें शिक्षित वर्ग है और जो एम्प्लॉय है या जो बिजनेसमैन है जो या धंधा कर रहे हैं, जो पॉजिटिव माइंड के है, वो उस संगठन में है। और संगठन में रह करके अपने को इस धर्मशाला का लोगो हटाना, अपने को छात्रावास का रील रूप अपने को यहाँ पर बताना है। और वो आपके सहयोग से, आपके पॉजिटिव माइंड से होगा। कई बार ऐसी बात भी सुनने में आई है या मीटिंग अपने हुई थी। आज हमारे सर को आप गेस्ट है, हमारे समाज की बात है, लेकिन आपके बीच में मैं कहना चाह रहा हूँ जो हमारे यहाँ एक विसंगति है। आबू पिंडवाड़ा सभी जैसे बिल्कुल प्रश्नों का ये छात्रावास है, लेकिन सगाई संबंध वगैरह सब दोनों में होते हैं, लेकिन पंचायती का एक अलग मापदंड है, वो अलग अलग क्षेत्रों में होता है। तो उस व्यू को यहाँ पे आपके सम्मान की कड़ी में माल्यार्पण कर आपका जो स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे श्रीमान पूराराम जी मांडवाड़ा खालसा। थोड़ा सा क्या जो एक पंचायती के राज में या जो पंच पटेल की बात है उसको थोड़ा सा इस छात्रावास में अलग रखते हुए हमें एकजुट रहना होगा। और उस एकजुटता के लिए आप युवा लोग आगे आगे तो ही हम हमारी जो बात है वो एक बुजुर्ग के सामने उनके सामने रख सकेंगे।
क्योंकि जो पंच है वो भी अपने ही परिवार के हैं, हम उनको कोई खदेड़ने या उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक क्या मकसद है, उस मकसद में हम तभी सफल पाएंगे जब उनके हृदय में हमारा काम का जो विश्वास होगा वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमें एक रहना है, हमें एकता के कूट में बंधना है, हमें एक माता के रूप में रहना है, जिससे हम कुछ न कुछ सुधार कर सके। हम यहाँ पर किसी के बिगड़ाव की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एकता की बात करेंगे। आगे की कड़ी में मैं श्रीमान रवि जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और वो शब्द कहे, जो भी आपको उन युवा साथियों का आशीर्वाद मिले। समाज बंधु, आज ये मुझे लग रहा है कि जो इस भवन को बनाने का उद्देश्य जो 30 साल पहले हुआ था, मेन उद्देश्य तो शायद बड़े बुजुर्गों से मैंने यही सुना था कि खास करके तो अपने युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये भवन का निर्माण पहल के रूप में की थी कि अपने आसपास के गांव के बच्चे जो यहाँ सुरगुज में मतलब 11वीं में पढ़ते हैं उनको आना जाना न पड़े, यहाँ ठहरे वो रहने की सुविधा उनको अपन मिनिमम चार्ज में देवे। लेकिन शायद बीच के समय में ये उद्देश्य तो गौण हो गया था, लेकिन जो पहले अपन को 10-15 साल पहले शायद करनी थी वो आज तक थोड़ी बहुत साकार लग रही है। मैं उन युवाओं को, उन बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने इस प्रयास से इसकी एक शुरुआत की है। और जैसे सवाराम जी ने बताया कि आगे के समय के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, नहीं तो वही अपन राजनीति हो या आपस में मन मुटाव हो, इसी के अंदर अपन सीमित रह जाएंगे और समय है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, हम पीछे ही रह जाएंगे। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस प्रयास में सभी अपना योगदान जरूर देवे और जो प्रयास अब तक हुए हैं उसमें और उन्नति करें अपन, ताकि आने वाला समय जो शिक्षा जगत में भी अपन कुछ समाज का योगदान दे सके। मैं आप सभी पधारने वाले मेहमानों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय इन नवयुवक साथियों की ओर से हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए अन्य साथीगण जो समाज के किसी कार्य के अंदर अपना योगदान देते हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि समय के साथ में आपको चलना तो पड़ेगा। काफी समय हो गया, पहले क्या था, विकास के ऊपर संभव है। विकास कौन करेगा? विकास करने के लिए आप लोग हैं और आप लोगों को समय के साथ में बदलना पड़ेगा। देख लीजिए, आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ पर सिंगल रेलवे लाइन थी मीटर बीच, और धीरे धीरे जो ब्रॉडगेज हुआ और नेशनल रोड में अपने को 4 लाइन लेना हुआ, यानी ये इस क्षेत्र के विकास के लिए ये क्या सोचिए सरकार हर के लिए, लेकिन हमारे समाज के लिए विकास के लिए आप लोगों को मजबूत करना पड़ेगा और कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष किससे करना पड़ेगा? अपने समाज से संघर्ष करना तो लड़ाई से नहीं है, अपने उसूलों से, अपने विचारों से। अपने विचारों को उनके सामने रख करके उनके दिल को जीतना पड़ेगा, तब हम अपने किसी कार्य को अंजाम दे पाएंगे। और ये इस समय बहुत ही आवश्यक है इस क्षेत्र के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी उसमें हिम्मत थी, लेकिन आज न मालूम क्यों एक दूसरे से दूर करते हैं। और मैं आप लोगों से यह आशा में आने वाली पीढ़ी के लिए विकास के कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, ये मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ। दूसरा, मैं आप लोगों को यह एक जो भी आए, मैं उनको यह आगाह कर रहा हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि आप ये वहां से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे वो मेरे स्कूल में आते हो, भाभी में जाते हो, धनाई में जाते हो, दुनिया में जाते हो, आप उन बच्चों को थोड़ा सा उनको ये समझाए कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय के अंदर जिस परिस्थिति में रहते हो उस परिस्थिति में यदि आपको यदि वास्तव में फायदा होता है तो आप अपने आप को थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए। क्यों कि अपने समाज में कैसे करके जो विद्यालय जाते हैं लेकिन वहां पर केवल टाइम पास करने के लिए जाते हैं, तो मैं उन छात्रों से भी ये चाहूंगा कि वे कुछ अपनी परिस्थितियों को बदलें और मेहनत करें, जिससे अपने समाज का नाम रोशन हो। आप लोग यदि सफल होंगे तो निश्चित हम सोचेंगे हमारे समाज में सबसे बड़ी कमाई की है।
विश्वास दिलाना होगा। विश्वास ये दिलाना होगा कि परिवर्तन करना है, हमें समाज में परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे होगा? वो होगा आपसे। ये जो आज जो हमने किया है, जो शुरुआत की, जो आप लोगों ने लाइब्रेरी की, इस लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में कोई बच्चा अगर पढ़कर किसी पद पर पहुंचेगा तो समाज को विश्वास आएगा कि नहीं, आप लोग जो कर रहे हो या जो ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने ये प्रयास किया है, वो जो परिवर्तन कर रहे हैं, वो वाकई समाज में परिवर्तन ला रहा है और उस चीज को आगे ले जा रहा है, समाज में आगे ले जा रहा है। ठीक है, शिक्षा जो एक ऐसा चीज है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, आपको नए विचार देता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अगर कुछ भी अच्छा करेंगे तो अच्छे अच्छे पद पे जाएंगे तो नए नई चीजें आएंगी, नई नई चीजें, नए विचार आएंगे, नई नई प्रतिभाएं आएंगी और हम समाज के रूप में, एक समग्र रूप से समाज में, आज हम देख रहे थे हमारे जो सामाजिक लोग हैं देशावर में जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक वो बिजनेस का क्षेत्र हो गया, व्यापार का क्षेत्र हो गया। शिक्षा के क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हो, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। तो जब नए नए विचार, जुडिशरी, पुलिस, इन सब चीजों में जब जाओगे तो आप जब नए नए डायवर्सिटी जिसको कहते हैं हम लोग, डायवर्सिटी का अगर कहेंगे कि विभिन्न क्षेत्र, तो आपको सोचने का दायरा बढ़ जाएगा, आपको पता ही नहीं कि समाज किस दिशा में कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, एक मैं पूछ रहा हूँ, अभी जो भर्ती निकली है आरपीएससी में, आप लोग तैयारी कितने लोग कर रहे हैं अभी कॉम्पिटिशन की? हाथ खड़ा कर दीजिए, कर दीजिए। अभी पीछे ऑफिसर की नगर पालिका में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? कितनों ने नहीं भरा अभी तक? अधिशासी अधिकारी नगर पालिका का एक पद होता है जिसमें आप नगर पालिका के सबसे बड़े अफसर होते हो नगर पालिका के अंदर। और आने वाले टाइम में स्वरूपगंज कुछ ही सालों में, 4-5 साल में नगर पालिका बनने वाली है। ये तय है, पिछली सरकार में बनने वाली थी, कुछ कारणों से शायद नहीं बन पाई, लेकिन अभी लगभग वही है कि मापदंड बन गए। कल उसकी अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की, 27 तारीख। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लीजिए। और इस लाइब्रेरी से मैं चाहता हूँ कि स्वरूपगंज में, भावरी में अधिशासी अधिकारी इसी क्षेत्र का हो और अपने समाज से। तो क्या प्रयास करेंगे? 4-5 महीने में आप 4-5 महीने में उसकी परीक्षा हो जाएगी। कल अंतिम दिन है फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरिए, इस पुस्तकालय का जितना उपयोग कर सकते हैं करिए और समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण पेश करिए कि नहीं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन श्री आदरणीय हमारे रामलाल जी सर ने कहा है, सुजाराम जी ने कहा, सभाराम जी सर ने कहा, तो मुझे लगता है कि हमें किसी बाहर से आप लोगों को हमें बुलाने की जरूरत है। आपके पास मार्गदर्शक है, मोबाइल है, यूट्यूब है। एक्चुअली मार्गदर्शक जो मोबाइल है, इसके अलावा जो मार्गदर्शक होते हैं वो ये होता है कि ये आपको कभी भी गलत रास्ते पर जाने से रुकेगा नहीं, ये एकदम से न्यूट्रल है। तो इसका उपयोग उतना करना जितना आपको जरूरत है। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि नहीं मुझे सही करना है, सही क्या है, गलत क्या है, तो हमारे आदरणीय जो सर रामलाल जी, सुजाराम जी, जो सच्चे और सरल स्वभाव के जो व्यक्ति है, जिन्होंने मोहनलाल जी सर, जिन्होंने नित्य मैं देखता रहता हूँ, शायद इतना तो हम भी नहीं करते, जितना प्रयास कर रहा है उतना शायद हम लोग सिरे में रह के नहीं कर पा रहे। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो ये परिवर्तन इन्होंने प्रयास किया है उसको फलित करने में आप है ना, 2 साइड जो बन गई, राइट विंग और लेफ्ट विंग, कंजर्वेटिव और लिबरल जिनको कहते हैं अपने अमेरिका में। ये क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ लोग हैं जो पावर चाहते हैं, फ्यू पीपल, मतलब ओनली आप गिने चुने कुछ लोग होंगे जो पावर चाहते हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास सारे संसाधन हैं। लेकिन पावर किस चीज से मिलता है? पावर मिलता है डेमोक्रेसी में वोट से। ठीक है, पावर पैसे से भी नहीं मिलता, पावर नॉलेज से भी नहीं मिलता, पावर मिलता है डेमोक्रेसी में वोट से, पॉलिटिक्स से। ठीक है, तो कुछ लोग आपको यूज करेंगे, आपके वोट को यूज करेंगे बेसिकली, और आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं हमारे और आपके पास। ठीक है, तो वही आपका पावर है, उसको एक्सरसाइज करना है, आपको जुडिशियसली एक्सरसाइज करना है। आपको जब इलेक्शन होते हैं तो ये डिसीजन आपका है, अपने हिसाब से लेना है। लेकिन अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हम तो स्टूडेंट को देख रहे हैं जैसा चल रहा है कॉलेज में, या तो स्टूडेंट इस तरफ है या इस तरफ है, बीच में है नहीं। ठीक है, या तो रोड के इस साइड है या फिर इस साइड है। तो ऐसा है ना कि आप एक चीज ध्यान में रखिए कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको यूज करेंगे, वो आपको होने नहीं देना है। क्योंकि अगर आप उस रास्ते पे चले गए, मैंने साउथ में मैं रहा था, बॉम्बे में मैंने जॉब किया है,
वहाँ पे ऐसा है ना, लोगों के पास बेरोजगारी काफ़ी कम है, लोगों के पास काम है, प्राइवेट है, बिजनेस है, कुछ भी है। एक बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, काम मिल जाता है, तो उसका दिमाग फिर इन चीज़ों में नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे जब खाली बैठा रहता है आदमी के पास कोई काम नहीं है, तो कुछ लोग आएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको कोई पद दे देंगे, आपको कुछ जिलाध्यक्ष बना देंगे या ब्लॉक अध्यक्ष बना देंगे या ये ग्राम पंचायत बना देंगे। कुछ नहीं रखा उसमें। इनका हर इंसान के जिंदगी का कुछ मकसद होता है। मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान इस जीवन में, मनुष्य जीवन में कुछ अच्छा करने का है। कि मुझे 12th तक तो ये पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। ठीक है, जैसे मुझे बताया गया वैसे मैं साइंस बायोलॉजी मैंने ले ली कि शायद मुझे डॉक्टर बनना है। फिर जब मेरे साइंस बायोलॉजी में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए 12th में, तो मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया, कहीं से मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर चला गया, वहाँ मैंने वो माहौल देखा, थोड़ा सा नया नया क्रिएट हुआ था उस टाइम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये अच्छा कोर्स है, नया कोर्स है, बढ़िया है, तो मैंने लॉ कर ली। जब मैंने लॉ कंप्लीट की, तब भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लॉ में भी आप वकालत कर सकते हो, जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो, आपको मालूम होगा। उसके बाद में आप प्राइवेट में जॉब कर सकते हो, लीगल ऑफिसर के जॉब होते हैं, गवर्नमेंट के लीगल ऑफिसर होते हैं। अभी जैसे मैं कॉलेज में हूँ टीचर, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में होती है। मेडिकल में भी इस तरीके से होती है, आपके आर्ट्स में भी इस तरीके से होती है, साइंस में भी, हर फील्ड में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम लोग हमेशा ट्रैक जो है ना चेंज करते रहते हैं, इधर चला जाओ, इधर चला जाओ। मेरा ऐसा मानना है कि एक ट्रैक चूज कर लो। वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कई लोगों की मदद की जरूरत होगी। एक ट्रैक चूज कर लो कि ये मुझे करना है और ये मुझे सेटिस्फेक्शन देगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, हम लोग सोसाइटी हमको कई बार बताती है कि ये पद बड़ा है, ये पद छोटा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि हम सोच लें सब लोग कलेक्टर नहीं बन सकते, सब लोग एक पोस्ट पे, सब लोग गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जा सकते। कितना अकोमोडेट करेंगे? गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां कितनी है? बहुत कम है। ठीक है, हर एक के पास में एक यूनिक टैलेंट होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, बहुत अच्छे होते हैं, उनको पढ़ाई बहुत अच्छे से आती है। लेकिन वही लोग अच्छे हो सकता है उनके पास दूसरी स्किल ना हो, वो टेक्नोलॉजी में अच्छे ना हो, वो लोग बिजनेस करने में अच्छे ना हो, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो टॉप रैंकर्स है लेकिन नहीं बोल पाते, रिजेक्ट है पब्लिक स्पीच में। कई लोग ऐसे हैं एकदम 3rd डिवीजन पास है लेकिन बहुत अच्छा पॉलिटिशियन या ऑरेटर या बिजनेसमैन या जर्नलिस्ट है। ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपकी स्किल है, आपको आइडेंटिफाई करनी है। हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन को दो और आपके मार्क्स कम आ जाए, तो आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, ऐसा समझ लीजिए। हम सब लोग अगर सरकारी नौकरी नहीं बन सकते। आपको लोग कहेंगे नहीं वही बनना है, घर वाले कहेंगे, समाज वाले कहेंगे। आप 5 साल लगा दोगे, आपका नहीं सिलेक्शन होगा। तो आप वो चीज आइडेंटिफाई कीजिए। दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। हाँ, आज के टाइम में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले हमारे समय में जैसे जब हमने स्कूलिंग की, टीम होगी जिन्होंने ये पीड़ा उठाया है, वेलाराम जी है, प्रकाश जी है, और भी होंगे, दिलीप जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि समाज के बच्चों को आगे लाने के लिए, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो स्वरूपगंज में जिले की जो प्रथम लाइब्रेरी है जो सामाजिक स्तर पर स्थापित की जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ में ये खुशी हो रही है हमें कि चर्चा चल रही थी कि वास्तव में ये जो प्रोग्राम है भले छोटे लेवल का है, लेकिन ये निर्विवादित राजनीति से एकदम परे और केवल एजुकेशन से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा हो रहा है। तो हम ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि सबका अपना अपना एक उद्देश्य होता है। हम यहाँ पर आए हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, स्वार्थ व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि अपने समाज के बच्चे आगे बढ़े, लेकिन जहाँ राजनीतिक मंच हो जाता है वहां भी दूसरे विचार आते हैं, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये वो, ये बातें नहीं होनी चाहिए। यदि समाज में सामाजिक स्तर पर मतभेद है, रहेगा नहीं मिटा सकते हम उसको, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आप जो बुजुर्गों की बात करते हैं, उनके अपने विचार है, उनका अपना पट्टा है, उनका कितना खर्चा है, उस सरपंच में अपन को नहीं पढ़ना है। अभी सवाराम जी ने एक बात कही थी कि आगामी आप दीपावली के अवसर पर कम से कम युवाओं का एक अच्छा सम्मेलन बुलाइए, हमें भी आमंत्रित करो। अभी हम मुख्य अतिथि के रूप में आना ज्यादा पसंद नहीं करते, हम तो आपके साथ में रहना चाहते हैं। क्या गवर्नमेंट की थोड़ी
मतलब ये हमारे एमोशन में भी व्यवहार में वो आ नहीं पाया है, और हमें खुद को भी नहीं लगता है। हम लोग जैसे रामलाल जी को इनको देखते हैं तो इनके साथ हम बच्चे हैं अभी भी, वो है हमारे में, वो आएगा भी और आना भी नहीं चाहिए। एक साथ में जब पढ़ेंगे तो आप में कॉम्पिटिशन की भावना कहीं ना कहीं जगेगी कि वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। प्रतिभा दो प्रकार की हो सकती है, कोई जन्मजात वो टैलेंट ही है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, निकल जाएगा वो तो नहीं भी उसको रख लो। दूसरा क्या होता है, जो मेरे जैसे स्टूडेंट है जो औसत स्तर के हैं, जिनको गलत अभ्यास के जरूरत ही सुनना वाली बात चाहिए कि आप रेगुलर अभ्यास करते रहिए और आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, उस लेवल में आ जाएंगे, आप कंपटीशन क्रैक कर जाएंगे। तो उस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे प्रतिभागियों के लिए कि लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बहुत ही ऊंचा है। हमारे समय तो उसमें नहीं था ऐसा। तो आप इस लाइब्रेरी को स्थापित करने का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब ये संख्या है, इसकी दोगुनी संख्या में एक साथ बच्चे बैठेंगे। बहुत सारे रिमोट एरियाज में अपने आसपास के गांव में बच्चे होंगे, उनको आप आमंत्रित करेंगे, उनको जोड़ेंगे। बच्चियां केवल दो ही है यहाँ पे, क्योंकि बालिकाओं के साथ क्या होता है, जैसे सिविल कॉलेज में भी बच्ची आती है, यहाँ से अपडाउन करती है, तो वो मुश्किल से वीकली या मंथली एक बार राउंड लगाती है और उसकी क्लास चल रही है क्या, तो वो थोड़ा लगता है। तो बच्चियों के लिए अच्छा एक सेटअप हो सकता है स्थानीय स्तर पर, आसपास के गाँवों के पेरेंट्स बच्चियों को भेज सकते हैं यहाँ पे। और मेरी तो एक दिली इच्छा है क्योंकि पहले सबसे आगे गया शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ यूनिटी अपेक्षाकृत दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा अच्छी है, मेरे क्षेत्र से मैं ज्यादा अच्छी मानता हूँ। निजीकरण करने की जरूरत है, तो हमने रामलाल जी से, सवाराम जी से थोड़े सलाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा आप आगे बढ़िए, हम साथ हैं और रहेंगे। फिर हमने, हमारी टीम ने कहा कि एक बार वापस दूसरा प्रयास करते हैं कि चलो क्या करें, क्योंकि ये कोरोना काल में थोड़ा सा हमने भी इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया था, और बच्चे भी ऐसे हो गए थे कि चलो अभी कहीं बाहर जाते हैं, ये है वो है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 60 से 70 बच्चे यहाँ से जयपुर, जोधपुर और कहीं बाहर भी हैं। और यहाँ से कुछ बच्चे अभी वहाँ सिरोही में भी हैं, जो शायद सवाराम जी से और खेमराज जी से भली भांति परिचित है। ये तो हमने आज वर्किंग डे भी था, कुछ चालू भी है, कुछ बंद भी है, बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। इसका एक आधुनिकीकरण को रिनोवेट करने के लिए ही हमने रखा है ये प्रोग्राम। अदरवाइज आपको हम अतिथि की तरह नहीं, और ऐसे ही हमारे दोस्त, मैं तह दिल से धन्यवाद देता हूँ विजय जी भाई। करना है, ये कोई अपना राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है वो हमें, हमारा ध्यान रहना चाहिए। सुबह उठते हैं तो जैसे काम याद रहते हैं, वैसे वैसे हमें अपना भी गोल और टारगेट डेली सुबह सुबह रखना चाहिए। एक बार करो सोते समय, एक बार उठते समय, 2 बार याद करोगे, मैं कहता हूँ आपको आपका मंजिल मिल जाएगा। ये लाइब्रेरी जो आधुनिक बनाई है वो इसीलिए नहीं है कि सभी सरकारी या वही तैयारी करें। कोई भी कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर वाला, चाहे कोई भी क्षेत्र का विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वो यहाँ के पढ़ सकता है। जो यदि ऐसा भी है कि जो कोई खर्चा नहीं वहन कर सकता और किसी के ध्यान में ना आया हो और गांव वाला उसे पता हो तो वो आके बताए। और दूसरा टारगेट ये खास करके बच्चियों के लिए भी है, क्योंकि एक बार बच्चे तो सिरोही भी जा सकते हैं, जोधपुर भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चियां हैं तो आसपास के ये क्षेत्र से जाना, अभी जैसे खेमराज जी ने बताया था कि महीने में 1 आध बार इसलिए जाती है कि उसको पता रहे कि क्लास चालू है या नहीं है, कोई अपडेट तो नहीं हुआ, तो ये ना हो। यहाँ पे उसको एक मार्गदर्शन मिले और एक उसको टीम मिले जिससे उसका हौसला बढ़े, यही हमारा मकसद है। और सवाराम जी, और अभी एक बार वहाँ पे थोड़ा उसको करना है, इसलिए आप सभी वहाँ पे पधारे। जो कॉम में लगे वो बोलो करो। शुभ दिन आयो रे,
बोलिए राजेश्वर भगवान की जय। अच्छा आगे एक फोटो आगे हाँ एक फोटो यूँ सामने जा सके लक्ष्मण ने यू बारे हाँ नहीं थे रहे ओके दादा क्या है मैगजीन वगैरह पूरा वाइब है, मानक किताब है, मानक किताब है, पता नहीं